तो देखो भाई, सबसे पहले हम लोगों ने ना थर्मोकेमिस्ट्री पढ़नी है। उसमें जो सबसे पहली टर्म आती है ना, वो है आपकी हीट ऑफ रिएक्शन। ये टर्म हम लोगों को सबसे पहले पढ़नी होगी, हीट ऑफ रिएक्शन। अब सिंपल सी बात है कि जो हीट होगी वो क्या होगी, या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। या तो हीट जो है वो एब्जॉर्ब्ड हो सकती है या फिर रिलीज हो सकती है। हीट ऑफ रिएक्शन का जो सिंबॉलिक फॉर्म है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे मैं लूँ तो डेल आर एच नॉट जो है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब बात आती है कि भाई ये दो तरीके की रिएक्शन हो सकती है। पहली है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, अब एंडोथर्मिक की मैं बात करता हूँ तो हम सबको पता ही है कि भाई इसके लिए हम डेल एच जो है वो पॉजिटिव बताते हैं। अब इसका रिप्रेजेंटेशन समझो आप कि रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखूं। जैसे मान लो रिएक्शन लिख रहा हूँ कि आर से पी का फॉर्म हो रहा है, तो सिंपल है कि जो रिएक्टेंट होगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो फिर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में जो एनर्जी चेंजेस हैं वो हमें पॉजिटिव दिखाई देंगे। इसलिए हम यहाँ पर चेंज इन हीट ऑफ एनर्जी वो कितना दिखाते हैं, पॉजिटिव। इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंसेस हमें पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से शो करूँ, मान लो कि जो रिएक्टेंट है वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तब जाकर वो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी एंडोथर्मिक का है। अगला रिप्रेजेंटेशन है कि जो रिएक्टेंट है वो हीट को इस साइड ले जाओ तो वो प्रोडक्ट के सेंस में नेगेटिव साइन दिखाएगा। तो ये भी सिंबॉलिक किसका फॉर्म हो गया, आपका एंडोथर्मिक का। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक्सोथर्मिक के लिए, तो एक्सोथर्मिक में पहला है कि जो डेल एच है वो नेगेटिव होगा। आर से पी बन रहा है तो जो चेंज इन एनर्जी है वो नेगेटिव है। तो जो रिएक्टेंट होगा, ठीक है, वो एनर्जी रिलीज कर रहा होगा तो प्रोडक्ट साइड आपको हीट ऐड होता हुआ दिखाई देगा। रिप्रेजेंटेशन है ये भी। ये रिएक्टेंट से अगर हीट जारी है तो -8। तो ये एक्सोथर्मिक हो गए। तो सबसे पहले हम लोगों ने हीट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दिया है कि वो कितने टाइप की हो सकती है। अब हम यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं कि भाई किन किन फैक्टर्स की वजह से हम लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है, सॉरी, हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला जो फैक्टर होगा हमारा वो देखते हैं, और वो है आपका रिएक्शन कंडीशन। अगर हम रिएक्शन कंडीशन की बात करते हैं तो रिएक्शन कंडीशन का मतलब ये हुआ कि भाई कंडीशंस कैसे रखी हुई है। तो क्योंकि थर्मोडायनामिक प्रोसेस आपने पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा होगा कि अगर मैंने कांस्टेंट प्रेशर ले लिया, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट है उसको आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूपी, और ये किसके बराबर हो गया था, डेल एच के। तो ये हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपने किसका रिप्रेजेंटेशन करा, क्यू वी, और ये किसके इक्वल हो गया, डेल ई के। तो पहला फैक्टर है रिएक्शन कंडीशन की कंडीशंस क्या रख रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर रख रहे हो या कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर रख रहे हो तो डेल एच, कांस्टेंट वॉल्यूम रख रहे हो तो डेल ई। सेकंड कंडीशन देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। सेकंड फैक्टर ऑफ कंडीशन है कि क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की क्वांटिटी। तो मान लेते हैं कि भाई हमारे को एक रिएक्शन लिखनी है
और वो है जैसे कि हाइड्रोजन फिजिकल स्टेट गैसियस है, हाफ ऑक्सीजन ले लिया, ये भी फिजिकल स्टेट गैसियस है। और मैंने मान लिया कि भाई जो वाटर है वो भी एक बार गैस फॉर्म में ही मान रहा हूँ कि भाई गैस फॉर्म में बन रहा है। तो इसमें जो रिलीज हुई होगी एनर्जी, अब सिंपल है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक कंपाउंड बनता है, तो ये सिंथेसिस रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन, और वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। तो जो ये डेल्टा एच है वो मान लीजिए कि एक रैंडम कोई भी मैंने डेटा ले लिया कि एक्स किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी को खर्च कर रहा है। मान लेते हैं कि अब मैंने इसी रिएक्शन को बैलेंस कर लिया, तो अब आपको रिएक्शन कैसे दिखाई देगी, 2H2 O2 2H2O। अब क्योंकि हम लोगों ने सेम रखी, तो जब मैंने बैलेंस कर लिया रिएक्शन को, तो सिंपल है कि मेरा जो रिएक्टेंट है वो जस्ट डबल हो गया। तो रिएक्टेंट डबल हुआ, प्रोडक्ट भी मेरे को डबल दिख रहा है। तो जो हीट होगी ये भी क्या करनी होगी, डबल करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको आधा कर देता और, तो फिर जो एनर्जी वो और आधी हो जाती। तो ये 2x किलो कैलोरी पर मोल। तो ये हुआ आपका सेकंड फैक्टर, जिसके अंदर हम लोगों ने ये बात बताई कि जो रिएक्टेंट की क्वांटिटी है, अगर उसको आप 3 गुना कर रहे हो तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 गुना कर रहे हो तो 4 से मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट आपका जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब जैसे मान लेते हैं कि सबसे पहले फिर से एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखता हूँ, तो यही ले लेता हूँ कि हाइड्रोजन जो है गैसेस स्टेट में है, हाफ ऑक्सीजन हो गया गैसेस स्टेट में है, वाटर हो गया गैसेस स्टेट में है। तो अब मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर मेरे पास जो एनर्जी है वो कितनी होगी, -285.1 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन अगर मैंने सेम रिएक्शन जो है उसमें मैंने ये कहा कि दोनों के स्टेट तो गैस है, पर जो वाटर बना है वो गैस स्टेट का नहीं, वो लिक्विड स्टेट का बना है। तो अब जो डेल्टा एच का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा, ओह मैंने डेटा गलत लिख दिया, सॉरी। गैस स्टेट में यहाँ पे -242 है, -242 किलो जूल पर मोल, और इसका आंसर आएगा 285.8 किलो जूल पर मोल। तो फिजिकल स्टेट गैसियस थी तो एनर्जी हमें कम देखने को मिली रिलीज। यहाँ पे जैसे ही लिक्विड बना होगा तो इसका मतलब है वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुई होगी, और इसमें जो कन्वर्जन हुआ है तो जो एक एडिशनल जो कि हिडन हीट थी वो रिलीज हुई है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, लेटेंट हीट। तो ये लेटेंट हीट एडिशनल एड ऑन हुई है यहाँ पे। तो फिजिकल स्टेट चेंज होगी तो जो हीट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है ना, उसमें भी डेटा में भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये हमारा तीसरा फैक्टर है कि अगर स्टेट है उस स्टेट के हिसाब से पता चलेगा एनर्जी कम रिलीज होगी या फिर ज़्यादा होगी। तो 3 फैक्टर अफेक्टिंग हम लोगों ने पढ़ लिए, हालांकि तीनों बहुत ही सिंपल और ईजी हैं फैक्टर अफेक्टिंग। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है 4th पॉइंट में, और वो है एलोट्रॉपिक फॉर्म। अब जैसे कि हम सभी को पता है कि जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है इसमें मेनली एग्जांपल अब डायमंड और ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। एलोट्रॉपिक फॉर्म, अब जैसे एग्जांपल भाई मैंने यहाँ पे ना कार्बन जो है ग्रेफाइट है इसका इस्तेमाल कर लिया, मतलब ग्रेफाइट लिया है, कार्बन का फॉर्म ही होता है वो भी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है, तो एक कंबशन रिएक्शन हो गई। तो इससे मुझे ना CO2 गैस जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। अब जब हम यहाँ पर देखते हैं तो -393.5 किलो जूल पर मोल भेज दिया। यही कार्बन अब डायमंड के फॉर्म में डालते हैं, यानी कि डायमंड मैंने ले लिया। अब अगर मैंने डायमंड ले लिया है यहाँ पे,
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो डेल्टा एच है वो माइनस का 399.5 किलो जूल पर मोल है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो ग्रेफाइट है वो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि एनर्जी कम रिलीज हुई। इसको ऐसे समझो कि भाई दो पेपर ले लो, एक पेपर तो ले लो आप रफ और एक पेपर ले लो बहुत ही स्मूथ वाला फेयर वाला। अगर दोनों को आग लगाओगे तो जो रफ वाला है वो बहुत तेज़ी से धुआं हो जाएगा, कैच करेगा फायर को एंड तेज़ी से वो बहुत ज़्यादा बर्न आउट होगा एंड दैट्स ऑल। लेकिन वहीं स्मूथ वाला जो है आग तो उसमें भी लग रही है बट वो टाइम देगा काफ़ी। ये मान के चलो कि रफ वाले पेपर में आग बहुत तेज़ी से लग जाएगी, उसे शायद हम बुझा भी ना पाए। लेकिन वो फेयर पेपर में जो आग लग रही होगी उसमें हम लोगों को शायद टाइम मिल जाए, चाहे सोच भी लेना तो भी मेरी बात मानना है ऐसे कि भाई हम उसको बुझाने की भी सोच गए ना तो इसका मतलब है उसमें आग थोड़ी स्लोली लग रही है क्योंकि वो जो स्मूथ पेपर है वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है और जो ज़्यादा स्टेबल है तो वो रिएक्शन स्लो करेगा। अब रिएक्शन स्लो होगी तो उतनी एनर्जी रिलीज ही नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों डेटा से हमें एक साफ चीज़ समझ में आ रही है कि जो डायमंड है ना उसने एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करी। इट मीन्स ये बिल्कुल रफ पेपर की जैसे है कि अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ये रिएक्शन कर रहा होगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करेगा। लेकिन ग्रेफाइट क्वाइट स्टेबल लग रहा है डायमंड के सामने। इसीलिए एक लाइन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज thermodynamically more stable than diamond, कि ग्रेफाइट थर्मोडायनामिकली ज़्यादा स्टेबल होता है डायमंड के कंपैरिजन में। फिफ्थ पॉइंट आता है आपके पास टेम्परेचर। अब देखो जी, टेम्परेचर की बात करते हैं ना तो यहाँ पर आप किरचॉफ इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, इसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो भाई पहला केस है एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी कांस्टेंट प्रेशर में किरचॉफ इक्वेशन क्या होगी कि T2 टेम्परेचर पे जो एंथैल्पी है, T1 टेम्परेचर पे जो एंथैल्पी है डिवाइडेड बाई T2 और T1 टेम्परेचर का डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा, ये है मोलर हीट कैपेसिटी। अब मान लेते हैं कि भाई जो चेंज इन मोलर हीट कैपेसिटी है उसको भी कैलकुलेट करना है आपको। तो इसका फॉर्मूला बनेगा समेशन कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी प्रोडक्ट का माइनस समेशन मोलर हीट कैपेसिटी रिएक्टेंट का। ये अगर मान लो सेम एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो डेल्टा एच नहीं करेंगे, डेल्टा ई T2 इंटरनल एनर्जी T2 और T1 टेम्परेचर पे T2 माइनस T1 इक्वल्स टू डेल्टा CVM। और अगेन वही डेल्टा CVM को कैलकुलेशन करना है समेशन CVM प्रोडक्ट माइनस समेशन CVM रिएक्टेंट। तो ये है आपके सारे फैक्टर अफेक्टिंग। इसमें अगर हम नेक्स्ट देखते हैं एक टॉपिक आएगा आपका फैक्टर अफेक्टिंग का, उसको हम लोग कहेंगे स्टोइशियोमेट्री। यहाँ पे हम लोग इसका मेन है ये 6th नंबर का ही आएगा। स्टोइशियोमेट्री
बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ये हैश लॉ जो होता है ना, उसको मैं सिखा रहा होता हूँ। मैं ये शब्द शायद बोलता नहीं हूँ पढ़ाते वक्त, स्टोइकोमेट्री बोल देता हूँ, पर रियलिटी ये होता है कि हैश लॉ ही पढ़ते हैं। केस नंबर 1, मान लेते हैं कि मैंने पहला केस दे दिया, आर से पी बन रहा है। तो भाई यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि भाई आर से पी बन रहा है, तो ये तुम्हारा डेल H1 हो गया, ठीक है। और अब मैंने कहा कि P से R बन गया, तो ये क्या हो गया, डेल H2 हो गया। तो वो कह रहा है कि इसका रिलेशन बताओ इनके बीच में। तो ठीक है भाई, देखो थर्मो केमिस्ट्री में जब तुम अब एंट्री कर रहे हो मेन, तो वो थोड़ा सा तो किताबी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। अब तुम मेन चैप्टर में, मतलब मेन टॉपिक में एंट्री कर रहे हो, तो अगर मैं देखूँ तो आखिरी इक्वेशन जो है ना, उस पर फोकस करो भाई। आखिरी इक्वेशन पे अगर आप फोकस करते हो तो आप ये मानो कि भाई आर को कहाँ देख पा रहे हो, प्रोडक्ट साइड में, और जो आपके ऊपर इक्वेशन दिख रही है ना, उसमें आर कहाँ दिख रहा है, रिएक्टेंट साइड में। तो सिंपल सा है कि डेल्टा H2 और डेल्टा H1 में रिलेशन क्या होगा। तो आप नोटिस करो कि भाई डेल्टा H2 और डेल्टा H1 में जस्ट रिवर्स रिलेशनशिप मिल रहा है कि आर मुझे चाहिए था प्रोडक्ट साइड में और मेन इक्वेशन में वो रिएक्टेंट है। अब या तो ऊपर को जो डेल्टा H1 है, या तो उसको आप रिवर्स करो, या फिर नीचे वाले को। ट्राई यही करो कि ऊपर वाले को ही रिवर्स करना है। तो डेल्टा H1 जो है वो नेगेटिव में आ गया आंसर, पहला केस। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस जो है वो ये हो जाए कि मान लो आर से पी आ रहा है, ये आपका हो गया डेल H1, और अब ए आर से ए पी आ रहा है, ये हो गया आपका डेल H2। अब अगेन रिलेशनशिप निकालना, डेल H2 और डेल H1 के बीच में। अब इस वाले केस में मैंने ध्यान दिया है कि मैंने जो इक्वेशन बना के दी है, आर रिएक्टेंट साइड है, पी प्रोडक्ट साइड है, और ऊपर वाली इक्वेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कुछ एक ऐसी चीज़ है जो अलग कर रही है, वो है इनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी कि अगर मुझे डेल्टा H2 के बराबर डेल्टा H1 को लाना होगा, तो इस पूरी इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर ऐसा करोगे तो जो डेल्टा H1 का डेटा होगा उसको भी आप ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये रिलेशन आ गया। थर्ड केस जो है, ये हो गया। अब आप इसमें रिलेशन निकालो फटाफट। चलो, होपफुली आपको उतना टाइम दे दिया, रिलेशन निकल गया होगा। तो सबसे पहले है ये कि मैंने यहाँ पे दोनों, फर्स्ट केस को और सेकंड केस दोनों को मर्ज करा। फर्स्ट केस कह रहा है आर से पी है, वो डेल H1 है। सेकंड केस कह रहा है ए पी से ए आर बन रहा है। तो ये तो तय हो गया कि भाई डेल H1 को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बात आती है कि भाई यहाँ से तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से बराबर कर दिया, पर अब ये देखे जाए तो आर मुझे पहली इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड दिख रहा है और यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट साइड दिख रहा है, तो भाई किसी को तो रिवर्स करना पड़ेगा। तो मान लो कि भाई मैंने रिवर्स जो करा है वो H1 को ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर माइनस का डेल H1 आ गया। लो, अच्छा ध्यान रखना, जो डेल H1 की ओरिजिनल वैल्यू है ना, वही पुट करना। अगर न्यूमेरिकली डेल H1 नेगेटिव में दे रहा है तो डेल H1 नेगेटिव पुट, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करना। ये इनके ये वाले साइन समेत है ना, ये नहीं हो कि आपने डेल H1 का वैल्यू क्वेश्चन में नेगेटिव देखा और इधर ये नेगेटिव कर रहा है तो आप जो है नेगेटिव ही भरना। तो भाई इसको ब्रैकेट में रख के जो वैल्यू गिवन है ना, वो उसी फॉर्म में पुट कर देना, तभी आंसर मैच करेगा। अभी एक न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा, आपको उसमें आइडिया दे मिल जाएगा कि आपको क्या रखना है याद।
फोर्थ केस की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं एक केस और देता हूँ, मल्टीपल स्टेप्स आगे मान लो। ये सबसे ज़्यादा केसेस पूछे जाते हैं। वो तो एक बेसिक है जिसको आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो कि आर से पी बन गया है, ये जो पी है वो टी में कन्वर्ट हो गया है, और जो आपको फाइनल इक्वेशन में दे रहा हूँ वो आर से टी का है। तो ये आपका हो गया डेल एच वन, ये आपका हो जाएगा डेल एच टू, और ये हो गया आपका डेल एच थ्री। अब इसका रिलेशन निकालना इन दोनों से। देखो जी, मैं ये कहता हूँ कि तुम ये ध्यान रखो, इस थर्मोकेमिस्ट्री मेरे ख्याल से, मेरे इस तरीके से आपको ज़्यादा आसान लगेगा। बाकी तो आप लोगों ने प्रैक्टिस अपनी लेवल पे की होगी, अगर नहीं की है कोई ऐसा, मतलब वालों को जो पहली बार ही पढ़ रहा हो, तो वो एक बार ट्राई कर सकता है। आई एम डैम श्योर कि जब आप इस तरीके को अपनाओगे तो कितने ही स्टेप्स क्यों ना हो, आपके आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे, मतलब लॉजिक समझ में आएगा। एक बार कोई क्वेश्चन, अननोन क्वेश्चन जो आप करने की प्रयत्न करते हो, प्रयास करते हो, और वो एक बार हो गया तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है इन टॉपिकों के लिए। ठीक है, ये तब तक ही हार्ड है जब तक अपन ऐसे क्वेश्चंस में अपना थोड़ा सा ब्रेन ना लगा दें। हल्का सा ब्रेन लगेगा, मैथमेटिक्स जैसा ही है, मज़ा आता है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में क्वेश्चंस करने का। तो भाई अगर मैं ध्यान दूँ तो आर से पी गया, पी से टी गया, आर से टी बनाना है। इट मीन्स मुझे दो चीज़ चाहिए, आर और टी, ये रहा। अब यहाँ पे टी जो है वो फोकस करो कहाँ पर है, प्रोडक्ट साइड पर है, और यहाँ पर जो है जो आर है वो किस साइड है, रिएक्टेंट साइड है। तो अगर ऐसा है तो आपकी इन दोनों इक्वेशन से यही चेक करो कि कौन किधर है। टी प्रोडक्ट साइड है, मिल गया, आर रिएक्टेंट साइड है, मिल गया। पी कैंसिल होना है, इसका मतलब दोनों जुड़ेंगे ये, तो तभी ये कैंसिल होगा। तो डेल एच वन प्लस डेल एच टू, ये आंसर आ गया। देखो अब जैसे कि मैंने कहा था, एक न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको करवाता हूँ। अगर मैंने कहा a प्लस फाइव बी, ए प्लस फाइव बी, वो कन्वर्ट हो रहा है 2c प्लस 3d में। इसका जो डेल्टा एच है वो माइनस का 50 किलो जूल पर मोल है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि अगर मैंने रिएक्शन 4c प्लस 6d 2a प्लस 10b दे दिया तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी। ध्यान रखना, मैं शायद सिंबल ऐसे डेल आर एच होते हैं, डेल आर एच नॉट, वो मैंने नहीं लिखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं आपको बस ये टेक्निक समझा रहा हूँ, सिंबल के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो a प्लस फाइव बी 2c प्लस 3d, आपको इक्वेशन दी है 4c प्लस 6d गिव्स 2a प्लस 10b, तो आपको डेल आर एच नॉट सेकेंड ये वाला ये निकालना है आपको। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो आप नोटिस करो कि मेन इक्वेशन जो है वो ये रही। इस मेन इक्वेशन में ए और बी मुझे प्रोडक्ट साइड दिख रहे हैं, जबकि ए और बी जो है वो रिएक्टेंट साइड है। ऊपर से ए यहाँ पे 2 है और यहाँ पर ए जो है वो 2 है, तो भाई मैं ऐसे बोल दूंगा कि भाई डेल एच टू इक्वल्स टू डेल एच वन हो गया, ये पहला पॉइंट। अब डेल एच वन को मेरे को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 2 से, तो ये हो जाएगा 2 डेल एच वन, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। लेकिन अब मुझे किसी एक को तो इक्वेशन को रिवर्स करना होगा, तो मैं डेल एच वन को रिवर्स कर रहा हूँ, तो ये मैंने माइनस लगा दिया। अब डेल एच टू जो है वो देखो -2, और ब्रैकेट में ये मैंने क्या कहा था, ये रिलेशन लिखने के बाद जो डेटा गिवन हो न्यूमेरिकल में साइन समेत रखना, माइनस का 50 तो ये प्लस का 100 किलो जूल पर मोल आ गया। ठीक है, तो इनकी आप पहले प्रैक्टिस करके मुझे एक बार समझा दो। थर्मोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर ये वाला, उसके बाद हम लोग टर्म्स पढ़ते हैं फॉर्मेशन का। छोटे लेक्चर इसलिए बना रहा हूँ कि छोटा छोटा पार्ट एक बार आप कर लो, जिससे आप लोग जो है जल्दी जल्दी इसको कवर करें। क्योंकि मैं ऑनलाइन जितना कंटेंट अभी यहाँ दूंगा तो वो टाइम टेकिंग होगा, 1-1 घंटे के लेक्चर्स किसी काम के नहीं होंगे, बोरियत मनाएंगे। तो ये फटाफट मैंने टॉपिक आपको बता दिए हैं, 3 पेज के हैं, जल्दी से रिवाइज कर लो और मुझे अपडेट कर देना कि ये चीज़ आपकी हो गई। तो फिर हम नेक्स्ट हीट टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है, हीट ऑफ रिएक्शन जो है उसमें जाएंगे। उसमें पहला टर्म पढ़ेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है,
तो कल जो आपको मिलेगा वो है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन। इन 2 टर्म्स को हम अच्छे से कवर करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेके आऊँगा, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी मटेरियल है तो उस मटेरियल का इस्तेमाल करें। मैंने जो टैक्टिक्स बताई हैं, आपको तरीका बताए हैं इसको सॉल्व करने के, उसे आप अप्लाई करके चेक करें एंड आई एम डैम श्योर कि आपसे ये सवाल होने लग जाएंगे। जिन बालकों को ये पहली बार ही पढ़ने में आया है वो बेसिक जितना कर सकते हैं कर लो, यहाँ पर गिवन है ये सारी चीज़ें, आप इतना ही इंफॉर्मेशन करो। बड़ा टॉपिक है, टुकड़ों में करते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बट ये रहेगा कि भाई एक बार टॉपिक रेडी हो गया तो फिर ये इनको रिवाइज करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।